हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारा साइंस है, क्लास 10th का। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा रिवीजन पर्पस के लिए है फॉर 2025-26 बोर्ड एग्जाम। ओके, 25 एंड भाई पेन किधर गया, 25-26 बोर्ड एग्जाम के लिए है बेसिकली, है ना। और फुल रिवीजन पर्पज से ओनली हम लोग मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किए हैं। जो भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग फोकस किए हैं, काम किए हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली ये। ओके, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें देखेंगे। पहला तो केमिकल इक्वेशन क्या है, दूसरा टॉपिक देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के। और तीसरा देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का जो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम अपने डेली लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, या एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक पूरा डिटेल करने जाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो दोज चेंजेस विच आर अकम्पनीड विथ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी से जो भी चेंज हो, यानी कि किसी भी सबस्टांस में यदि यदि उस सबस्टांस का सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वैसे चेंज को हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल चेंज है। दूसरा, इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं फॉर्म होता है, जो सबस्टांस हमारा पहले होता है उसी में चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि उस सबस्टांस से कुछ नया अजूबा चीज बन गया, ठीक है। सबस्टांस हमारा वही रहता है। एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखो, इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं फॉर्म हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस जब होगा तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो वाटर भी वही चीज है जो ये मेल्टिंग, बस स्टेट का चेंजेस है। तो स्टेट, फिर वाटर को तुम फ्रीज करो तो फिर आइस बन जाएगा वो। बॉइलिंग ऑफ वाटर करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को यदि तुम क्या करो, जैसे यहाँ हीट कर रहे हो बर्नर पे यदि, ठीक है ना, तुम बर्नर पे यदि हीट कर रहे हो और इसको ढक दो कंटेनर को, तो यहाँ से वाटर इसमें रख दो, वाटर बॉयल होगा। तो वाटर बॉयल होगा तो ये इवेपोरेट करेगा, तो यहाँ पे फिर कूल हो जाएगा इससे। यदि यहाँ ऊपर में तुम पानी स्टोर कर दो या ऐसे भी बाहर नहीं जाएगा तो ये कूल होकर के फिर मतलब कि पानी के फॉर्म हो जाएगा। पहले तो यहाँ क्या हो गया, बॉइलिंग किया तो इवेपोरेट करेगा यहाँ से, और फिर इवेपोरेट करके जाएगा, जब यहाँ कूल होगा तो फिर से पानी भर के आ जाएगा नीचे। तो स्टेट एक दूसरे स्टेट से स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। वो अपने ओरिजिनल सब ऐसे, यदि तुम्हें लग रहा है कि ये वाटर तो नया सबस्टांस फॉर्म हो गया, तो देखो ना, वाटर यदि तुम फिर से, वाटर क्या कर सकता है, फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। तो फिजिकल चेंज में यही होता है कि कोई नया सबस्टांस नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, जैसे कि स्टेट चेंज होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट चेंज, ठीक है। देखते हैं केमिकल चेंज क्या है तो और क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज यदि हम पढ़ लेते हैं तो फिजिकल चेंज में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें बोलता है ना कि कोई दो चेंजेस इन जो ओरिजिनल सबस्टांसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। लेकिन फिजिकल में ऐसा नहीं था। फिजिकल में सबस्टांस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। वो अपना नेचर खोद रहा है, और जो चीज अपना नेचर लूज कर दे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो पहले वाला सबस्टांस अभी है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि टोटली एक क्या हो रहा है, नया केमिकल सबस्टांस फॉर्म हो गया, टोटली नया हो गया। क्योंकि भाई किसी की पहचान उसकी आइडेंटिटी से, उसके नेचर से होती है, और वो अपना आइडेंटिटी और नेचर ही लूज कर दे, तो हम ये साफ साफ बोल सकते हैं वो क्या है, नया प्रॉपर्टी, नया सबस्टांस हो गया विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें नया सबस्टांस फॉर्म होता है, लेकिन फिजिकल में क्या हो रहा था, नया सबस्टांस कोई फॉर्म नहीं हो रहा था। इसका एग्जांपल जैसे देख लो, बर्निंग ऑफ कोल, कुकिंग फूड, ये सारे इसके एग्जांपल है। क्या यदि हम कोयला को एक बार बर्न कर दिए, जो हमें मिलेगा, क्या इसको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं? कोल में चाह कर भी हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम सब्जी बना लिए, हम क्या लिए, पोटैटो लिए, आलू का सब्जी बना लिए, पोटैटो लिए, इसमें मिर्ची डाल दिए,
इसमें हम टोमेटो डाल दिए, इन सभी चीज के मिला करके हम क्या किए कि एक वेजिटेबल यानी सब्जी बनाए, ठीक है ना, यानी सब्जी हम बना लिए। तो क्या हम फिर से जो आलू का सब्जी बनाया उससे क्या हम इसमें उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट में चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो पोटैटो है, चिली है, टोमेटो है, ये सारे अपने आइडेंटिटी और नेचर लूज कर दिए, और लूज करने के बाद एक सब मिक्स करके एक सब्जी बना। तो यहाँ क्या हो गया, एक नया सबस्टांस, एक अलग तरीके का सबस्टांस फॉर्म हो गया। तो ये होता है केमिकल चेंज। अब आता है कि केमिकल चेंज पढ़ लिए, फिजिकल चेंज पढ़ लिए, तो हमारा चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन। तो भाई जाहिर सी बात है कि चैप्टर का नाम क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है यानी कि जो अभी हम केमिकल चेंज के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं, वो सारे चीजें जिस प्रोसेस में होती है वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, तो द केमिकल सबस्टांस टेकन आइडेंटिकली आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द केमिकल सबस्टांस दैट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि जैसे जो केमिकल सबस्टांसेस हैं उसको यदि हम आइडेंटिकली लेते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जिसके रिएक्शन से क्या बनता है, एक नया सबस्टांस बनता है। क्या बनता है, एक नया सबस्टांस बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है, और इसको हम इंडिविजुअली सबको क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट है। और इधर भी जो अलग अलग इंडिविजुअली प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस टेकन इनिशियली, जो इनिशियली हम लेते हैं पहले, जिसका रिएक्शन करवाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और ये आपस में मिलने के बाद जो फॉर्म करते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो इनिशियली हम लोग यूज करते हैं, जिनके रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, यानी साफ सुथरी बात कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज, जो सबस्टांस, जो केमिकल सबस्टांस हम इनिशियली ले रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, वो रिएक्टेंट होता है। और जो इनिशियली हम सबस्टांस लिए, जो केमिकल सबस्टांस का यूज किए हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो वो तो रिएक्टेंट हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज बना, ठीक है, जो इनिशियली सबस्टांस हम लिए, जिनको रिएक्टेंट बोल रहे हैं हम, इनके रिएक्शन होने से, केमिकल रिएक्शन होने से जो चीज बना उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व। यानी कि जो इनिशियली जो रिएक्टेंट में बॉन्ड है हमारे, ठीक है, जो रिएक्टेंट में हमारे बॉन्ड है, ठीक ना, यहाँ पे इनके आपस के बॉन्ड टूटेंगे, किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा, नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। जो पुराने वाले हैं वो टूटेंगे, तभी तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जब एयर में बॉन्ड होता है, तो एक एग्जाम्पल है इसका। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि इसका रिएक्शन होता है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या हो गए, हमारे प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? ये इनिशियली जिनसे मिलकर तब जो केमिकल सबस्टांस लिए, ये सारे केमिकल सबस्टांस है। और इन्हीं केमिकल सबस्टांस के क्या होते हैं, बॉन्ड आपस में बनते हैं, कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक ना, तो एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि चेंज इन स्टेट होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट देखने के लिए मिलेगा हमें। चेंज इन कलर होता है। तो एक एक करके समझते हैं कि चेंज इन स्टेट जब क्या होता है। ठीक ना, तो केमिकल रिएक्शन में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक स्टेट चेंज होता है। जैसे
कि यदि हम एक एग्जांपल देखें जो कि हमारे एनसीईआरटी का है, 2H2 2 मोल हाइड्रोजन गैस है ये, यदि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ना कि यदि इलेक्ट्रिक स्पार्क कुछ हो तब रिएक्शन थोड़ा अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक स्पार्क एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है तो हमें वाटर मिलता है। हमें क्या मिलता है, वाटर। ये बात सबको पता है। यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज देखने के लिए, अच्छा ये रिएक्शन तो सबको पता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दो केमिकल सब्सटेंस लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम केमिकली रिएक्ट करवाएं तो हमें वाटर मिला, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तब ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहला कि चेंज इन स्टेट होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये तो सारे रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है ना गैसेस में है, और जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो लिक्विड में आ रहा है, दिख रहा है, यानी वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो यहाँ स्टेट का चेंज देखने के लिए मिल गया। तो स्टेट चेंज होता है यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ स्टेट भी चेंज हो सकता है या होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन स्टेट चेंज होता है, ठीक। दूसरा आता है कि कलर चेंज। यदि केमिकल रिएक्शन कहीं पर होगा तो वहाँ कलर चेंज देखने के लिए मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे रिएक्शन जरूर याद करना है, जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सारे रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन कलर क्या होता है कि PbO3, ठीक है, लीड टेट्रा ऑक्साइड O3 नहीं होता है, Pb3O4 ये लीड टेट्रा ऑक्साइड होता है। यदि ये सॉलिड होता है स्टेट में, यदि ये इसको हम क्या करें ना कि हीट करें, इसको हम हीट करें तो ये PbO में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड होता है जो कि, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाता है, रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस निकलता है जब लीड टेट्रा ऑक्साइड को, इसका हम लिख देते हैं, ये क्या है, लीड टेट्रा ऑक्साइड। यदि लीड टेट्रा ऑक्साइड को हम लोग हीट करें, ठीक है ना, तो क्या बनता है, लीड मोनो ऑक्साइड है ये लीड मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो वो लीड मोनो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो कि सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। जैसे इवॉल्व होने का मतलब समझ में रहा है, ये एरो कैसे शो करता है, इवॉल्व हो रहा है, यानी कि जैसे कि मान के चलो कि हम नॉर्मल यदि लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, लकड़ी को, तो वहां से देखते हैं कि फ्लेम मतलब धुआं जिसको बोलते हैं वो निकल रहा है। तो वही उसी तरीके से यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल रहा होता है जब लीड टेट्रा ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं। तो वही इवोल्यूशन मतलब निकल रहा है, उसी को इस एरो से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन कलर की बात हो रही है, तो लीड टेट्रा ऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, लेकिन हीट होने के बाद जो लीड ऑक्साइड होता है, एक तो पहला बात तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो कि लीड मोनो ऑक्साइड है, ठीक है ना। और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है इसका, येलो कलर हो जाता है। चेंज इन कलर देखने के लिए मिल गया। तो जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ चेंज इन स्टेट भी देखने के लिए मिलता है, वहाँ चेंज इन कलर भी देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी अभी हम दूसरा एग्जांपल देंगे, लेकिन ये वाला एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस में फिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया है उसको भी डिस्कस करना होता है, तो उसको भी हम करेंगे। जहाँ गैस का इवोल्यूशन हो, रिएक्शन हो रहा हो किसी के बीच में, वहाँ गैस इवॉल्व हो रहा हो, तो उसको बोल देंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में आ जाएगा वो। जैसे एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, अच्छा जो अभी हम पीछे एग्जांपल देखेंगे इसको बैलेंस भी कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ यदि करोगे तो 2 हो जाएगा, 6 है, और यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना जरूरी है क्योंकि बैलेंसिंग इसमें हमें पढ़ना भी है। क्लास 10 इसी चैप्टर में बैलेंसिंग के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। यदि जिंक जो है हमारा वाटर के साथ, ये क्या आ गया, वाटर नहीं होता है, H2SO4 के साथ
H2SO4 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये होता है ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। H2 गैस क्या होता है, यहाँ से इवॉल्व होता है। तो ये तो हमारा जिंक हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। तो जब कभी भी जिंक यानी सॉलिड है, देखो अभी तक हम तीन चीज पढ़े। पहला क्या पढ़े थे कि जहाँ पे स्टेट का चेंज हो, दूसरा पढ़े थे जहाँ पे कलर का चेंज देखने के लिए मिले। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी स्टेट चेंज दिख रहा है, जिंक सॉलिड है, H2SO4 डाइल्यूट है। डाइल्यूट कहने का मतलब कि एक तरीके से एक्वस बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक। तो हमारा जिंक सल्फेट कैसा दिख रहा है, एक्वस, स्टेट चेंज दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस हो गया, यहाँ भी स्टेट चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला है कि यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है हमारे केमिकल रिएक्शन का। दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, जी, ठीक है। वहाँ चेंज इन टेम्परेचर यानी कि कहीं हीट एवॉल्व होगा तो कहीं हीट एब्जॉर्ब होगा, उस तरीके का रिएक्शन होता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, उसको बोलते हैं जहां पे हीट इवॉल्व होता हो, और यहाँ उसको बोलते हैं जहां पे हीट क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है। चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो जिसमें हीट इवॉल्व होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो एक्सोथर्मिक का पहले देख लेते हैं, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट का एग्जांपल देखेंगे तो ग्लूकोज को C6H12O6, ये तो एक्वस फॉर्म में होता है, सबको पता है। यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे 6O2, तो ये पता है क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। अच्छा, ये सबका स्टेट लिखा ना, गैसियस होता है, ये लिक्विड होता है, और साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। ये क्या है, ग्लूकोज है। जब कभी भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, हीट इवॉल्व बोलो या हीट रिलीज बोलो, सेम बात है। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। दूसरा देख लो एंडोथर्मिक का एग्जांपल, एंडोथर्मिक में लाइमस्टोन ले लो, CaCO3, ठीक है, सही, CaCO3 सॉलिड होता है। यदि इसको तुम हीट करो, ये लाइमस्टोन है, यदि लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या हो रहा है, अच्छा हीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि लाइमस्टोन को हम हीट दे रहे हैं, यानी कि लाइमस्टोन क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हो जाता है यहाँ से। तो इसी को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विक लाइम और सिंपल लाइम भी बोलते हैं, ठीक। और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये तो रिएक्ट किया आपस में, ग्लूकोज मिला ऑक्सीजन के साथ, हीट निकल गया, साथ में 6 CO2, 6 मोल ऑफ CO2 भी रिलीज हुआ, 6 मोल ऑफ H2O भी रिलीज हुआ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ फर्स्ट वाले में, तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया। और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ तो इंडोथर्मिक हो गया। ठीक, तो इंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, तो अब तक हम केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। एक टर्म आ गया केमिकल रिएक्शन की जगह पे हट के आ गया इक्वेशन। तो इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग पोलिनोमियल 10th में पढ़ते हैं, पोलिनोमियल उस तरीके का लीनियर इक्वेशन टर्म आता है वहां भी। तो इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है कि कुछ टर्म जो है इक्वेट हो रहा हो। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल और साफ सुथरे शब्दों में समझा जाए तो एक ऐसा मेथड ये समझने के लिए है कि रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। इस कलर को थोड़ा सा, क्या है कि मेथड है रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्ड और सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सबस्टांस पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जो वैसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उनका, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग चाहे तो टर्म वर्ड के टर्म्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं उनको रिप्रेजेंट करने के। पहला होता है कि वर्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है कि सिंबल और फार्मूला के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले हम एक कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे रिप्रेजेंटेशन पे। उसके दो है इसके तरीके हैं, मेथड है, वर्ड्स में के टर्म में और सिंबल और फार्मूला के टर्म में। इसके ऊपर तब आएंगे जब ये पढ़ ले, ठीक है। तो इसके देखते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और बहुत सारे यदि रिएक्टेंट्स हैं तो सभी प्लस साइन के साथ क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं बिटवीन देम आपस में। दूसरा है कि प्रोडक्ट जो होता है राइट हैंड साइड में होता है, ठीक, प्लस साइन से आपस में वो भी होते हैं। और एरो से सेपरेट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किससे सेपरेट होते हैं, एरो से। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किससे सेपरेट होते हैं, एरो से। और एरो हेडेड टुवार्ड्स द प्रोडक्ट, एरो का जो हेड होता है, एरो हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की ओर होता है। एंड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन। यदि ये एरो इस तरीके से है तो इधर प्रोडक्ट है और इधर क्या होता है, रिएक्टेंट। अभी तक तो यही समझे। तो ये जो एरो का हेड है ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, यानी कि रिएक्शन हमारा आगे जा रहा है, यानी कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड है। रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड है। यदि हमारा ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता, रिएक्टेंट होता और रिएक्टेंट इस साइड होता प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आ रहा है, यानी कि रिएक्शन पीछे आ रहा है। यानी कि ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया ये, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब जो हमें पढ़ना है, तो हम जो बोले कि ये जो हमें है इन टर्म्स ऑफ वर्ड और इन टर्म्स ऑफ सिंबल, इनको पढ़ना है, समझना है। तो इनके ऊपर आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वर्ड पहले वाले को समझते हैं। 1 मिनट। तो फर्स्ट वाले को समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्ड जो है, ठीक है। इसमें सिंपल कुछ नहीं समझना है कि जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखे थे पीछे में, ये यदि याद हो तो Zn और H2SO4, ठीक है ना, और इक्वल टू था, ये डाइल्यूट था, ठीक है, और इक्वल टू में था ZnSO4 और साथ में
साथ में H2 था, गैस इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो यहां जो इसको लिखे हैं, देखो ये क्या है, जिंक का ये फॉर्मूला है, ये तो है जिंक, ये जिंक का फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, यानी कि ये जो है ZnSO4 ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, यानी कि H2 जो है वो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है। तो वर्ड के टर्म्स में यदि इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो वर्ड्स के टर्म में होता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये वर्ड्स के टर्म में हो गए, सिंपल समझ में आ गया, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। हम दोनों साथ साथ लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी हमें बोलता है कि तुम जो लिख रहे हो रिएक्शन में उसका नाम भी लिखो। तो हम वर्ड्स जो दोनों अभी टर्म पढ़े थे कि वर्ड और फॉर्मूला वाला देखेंगे, दोनों साथ साथ हम लिखते हैं, बस ये हमें समझना पड़ना है। उसके बाद बाकी हम जितना रिएक्शन लिखते हैं हम दोनों साथ साथ लिखते हैं, जो दोनों 1 और 2 पढ़े थे। तो सेकेंड वाला इस रिएक्शन का तो ये तो ऑलरेडी है उसी में, सेकेंड में Zn प्लस, इसको भी रखते हैं, सिंपल समझो। तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये किस में हो गया, जो सिंबल और फार्मूला वाला था उसके अंदर आ गया ये। ठीक है ना, इसमें ये रिएक्टेंट हो गया एरो के इधर वाला, और जो प्रोडक्ट हो गया एरो हेड वाला। ये समझ में आ गया ना कि सिंबल में और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो अब समझ में आ गया होगा कि सिंबल है और वर्ड वाला में कैसे करते हैं, सेकंड जो था कि इन टर्म्स ऑफ सिंबल वगैरह में। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा सबको फंसाने वाला, बैलेंसिंग। क्या आता है, बैलेंसिंग आता है। तो दो तरीके के इक्वेशन होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दो चीज पढ़ना है हमें। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो चीज होता है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि रिएक्शन हमारा इस तरीके का होता है। कलर चेंज कर ले पहले, कौन सा ब्लैक करते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है ना वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है, रिएक्टेंट होता है इस साइड में और ये इधर प्रोडक्ट शो कर रहा होता है इस तरीके का। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कहने का मतलब ये होता है कि देखो जितने भी रिएक्टेंट, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट या एटम, रिएक्टेंट भी नहीं, एटम होते हैं हमारे इक्वेशन में, वो जितने रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तो जैसे यदि हम ले लें एक एग्जाम्पल, Mg 2Mg प्लस O2 बैलेंस्ड फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि बैलेंस्ड की बात हो रही है, या अभी नहीं समझो ऐसे, अभी एक मिनट, अब समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल कि जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Mg प्लस O2 क्या देगा हमें, MgO। ठीक है, तो अभी देखो एटम हमारे पास कौन कौन है, एक तो इसमें Mg है, एक O2 है, सॉरी ऑक्सीजन है, एटम की बात कर रहे हैं ना, एक Mg है एक ऑक्सीजन है। ठीक, तो इधर बात कर लेते हैं रिएक्टेंट की, ठीक है ना, और इधर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो रिएक्टेंट में Mg के कितने एटम हैं, एक ही एटम है बस, यहीं पे ये यही वाला एक है। तो प्रोडक्ट में Mg कितना है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। तो देखो क्या जो एटम है हमारे
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। तो Mg का एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में तो सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंस्ड है। Mg क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 2 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में 1 है, तो ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस नहीं है। तो इस एक ऑक्सीजन के कारण से हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, अनबैलेंस्ड हो जा रहा है। पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, ये एरो गलत चला गया, ये पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, सॉरी अनबैलेंस्ड हो जा रहा है इस O2 के, इस ऑक्सीजन एटम के कारण से सिर्फ। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे यदि हम 2 लगा दें तो यहाँ पे भी 2 यूज कर लें, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो बैलेंस हो गया, 2 Mg इधर है, तो अब देखो क्या हो गया, 2 का Mg का एटम हो गया रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 2 Mg का एटम हो गया, क्योंकि 2 MgO है तो 2 Mg है और 2 O है, यहाँ पे भी 2 O हो गया, अब जाके बैलेंस हो गया। तो सिंपल समझ में आ गया कि जितने एटम रिएक्टेंट में होते हैं, हर एक मतलब एटम की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि टोटल ओवरऑल एटम जितना इधर रिएक्टेंट में है उतना ओवरऑल प्रोडक्ट में है, उस तरीके से नहीं। हर एक पर्टिकुलर जो एटम है, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट के कितने एटम है उसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि एक Mg क्या है, एलिमेंट है, तो इस Mg एलिमेंट के कितने एटम है, इस साइड में 2, इस साइड में भी है। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, तो और ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है रिएक्टेंट में, ठीक है ना, तो उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, यानी कि सिंपल बात समझो कि नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट, कहाँ पे, रिएक्टेंट में, वो इक्वल होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन प्रोडक्ट, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो इस चीज को समझ लेना। अब देख लो एक नोट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड की बात नहीं हो रही। तो भाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यही जो बैलेंस नहीं हो, यानी कि जो हम पहले लिखे थे Mg प्लस O2 गिव्स MgU, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला चीज नहीं फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यहाँ जो इधर लिखे हैं वो नॉट इक्वल है इसके, ये वाला चीज, तो यहाँ नॉट इक्वल हो गया। यानी कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने प्रोडक्ट में है, जितने रिएक्टेंट में नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट के जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही एटम प्रोडक्ट में नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके कारण से ये गड़बड़ी हो रही है। अब आती है कि बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम शायद समझ गए किस तरीके से करना है, तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं उसको, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं शुरू से, पहले वर्ड के फॉर्म में लेते हैं ताकि हमको वो चीज भी समझ में आ जाए। इनवर्ड लेते हैं पहला, इनवर्ड में एग्जांपल लेते हैं, इनवर्ड फॉर्म में क्या लेते हैं एग्जांपल, आयरन को यदि हम स्टीम किए, ये क्या बना, आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो वर्ड में हो गया। दूसरे स्टेप, यदि वर्ड में दिया है तो बेसिक से एकदम चल रहा है, तो यदि वर्ड में दिया है तो मेरा दूसरा काम क्या बनता है कि इसको हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट करें। किस चीज में कन्वर्ट करें, फार्मूला में और सिंबल में। ठीक, तो फार्मूला सिंबल में करो इसको। तो आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, स्टीम मतलब कि H2O। ये क्या दे देगा, आयरन 2 और 3 सल्फाइड को हम लोग बोलते हैं Fe3O4, आयरन ऑक्साइड को सॉरी Fe3O4, और साथ में हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। ठीक, अब स्टेप थर्ड में पता है क्या करते हैं,
स्टेप को समझते चलना। यदि तुम्हें यहाँ से दे स्टेप 1 से तो ठीक है, पहले तुमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुमको स्टेप 2 डायरेक्ट दे दे तो तुमको स्टेप 1 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ से 3 पे आओ। और 3 स्टेप में क्या करना होता है, हमें लिखना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं। एक कॉलम बनाओ जिसमें तुम क्या करोगे, लिखोगे। क्या लिखोगे, एक कॉलम बनाओगे, उस कॉलम में तुम लिखोगे कि कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास और नंबर ऑफ एटम इन LHS, एटम इन रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट, और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये कॉलम तुम बनाओगे। तो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है, एक आयरन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और कोई है नहीं है। यहां से लिखेंगे हम। आयरन के हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट में एक ही एटम है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। देखो H2 है तो H के 2 एलिमेंट है, 2 H है। अब आ जाओ प्रोडक्ट में, तो F कितने हैं, देखो Fe3 है, यानी कि F कितना है हमारे पास, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, देखो हाइड्रोजन है उसके बाद, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, देखो O4 है, ये 4 है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट पेज पर चलो। और हमारा स्टेप 4 में जो काम होता है ना, अब बैलेंस करने का काम होता है, यानी कि जो हम एलिमेंट की अभी हम पिछले वाले पे लिखे थे कि एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है और नंबर ऑफ एटम की बात किए थे, ओ यार, नंबर ऑफ एटम का बात किए थे इन रिएक्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात किए थे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, इसके बारे में। तो अब इनको क्या करेंगे ना, यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट हम किसको Fe लिए थे, H लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे। इसमें ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था और ये था 3 2 4, ठीक। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ना कि इसको बैलेंस करें। हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे अब इसको बैलेंस करें। तो देखो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन में कोई परेशानी नहीं है हमारे पास भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ हमें कोई परेशानी नहीं है, यानी कि एक तरीका से ओवरऑल समझो ना, तो रिएक्टेंट हमारे पास टोटल कितने एटम है, 4 है। और प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 2 6 3 9, है ना। तो बैलेंस करने के लिए यदि देखो हमारा ये कैसे बैलेंस होगा, आयरन कि 3 इधर हो जाए, 3 आयरन कर दे रिएक्टेंट में तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। और इधर 4 है तो ऑक्सीजन भी चाहेंगे कि इधर 4 हो जाए तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम ये तो हम एक देखो बैलेंसिंग ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट करते हैं, बैलेंसिंग एक तरीके का हीट एंड ट्रायल है, एक तरीके का हीट एंड ट्रायल है। कोशिश करते हैं कि यदि ये चीज हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और अपनाएंगे। हो सकता है कि करते करते कुछ चीज मिल जाए, कुछ ट्रिक मिले। तो बैलेंसिंग का एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि ये होता है, एक स्टेप है, प्रोसेस है, उसका थिंकिंग प्रोसेस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, ठीक। तो जो एग्जाम्पल लिए थे हम, क्या लिए थे आयरन वाला कि FeOH2O के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें मिला था Fe3O4 और साथ में H2 रिलीज हुआ, H2, ठीक है। ये रिएक्शन था हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि यदि अभी जो हम स्टेप 4 में हम अपना अनुमान लगाएं कि यदि हम आयरन को 3 करते हैं रिएक्टेंट के साइड में, देखो तो 3 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, ये बात सबको पता है क्योंकि यहाँ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ। 3 तो कर दिए रिएक्टेंट के साइड में। दूसरा हाइड्रोजन के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के पास आते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, तो हम चाहें कि रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर तो 1 ही है रिएक्टेंट में
और यहाँ दिख भी रहा है कि एक ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमें 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4 होगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ काम गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन में बदलाव आ गया। सॉरी, ऑक्सीजन को हम यदि 4 करने की कोशिश की है रिएक्टेंट में, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, कुछ बदलाव हो गया। तो हाइड्रोजन इस साइड हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यदि इस तरीके से होता है जैसे 4H2 है, तो यहाँ पे यानी कि टोटल H हाइड्रोजन एटम है। कितने हैं, H हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जब इस तरीके का हो इसका मतलब कि 3 हाइड्रोजन एटम है। जब इस तरीके से है इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम है। बात समझ में आ गई। इधर तो हो गया, तो इधर 8 हो गया, यानी कि इस साइड 8 हो गया, तो इधर 8 करने के लिए हाइड्रोजन अकेला है, तो इधर भी 4 से कर दो। अब जाके ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। कैसा हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। देख लो, अब 3Fe इधर है रिएक्टेंट में है, तो 3Fe इधर भी है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी है। 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, तो 4 प्रोडक्ट में भी है। तो हो गया बैलेंस, अब किसी तरीके का दिक्कत नहीं। तो बस यही 4 स्टेप को फॉलो करना है। चौथे में थोड़ा अपना खोपड़ी का भी यूज करना है। देखो, एक चीज हम दिमाग में बैठा लो कि बैलेंसिंग करना है ना, तो हमेशा किसके साथ छेड़छाड़ करना है, जो बड़े कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ Fe3O4 है इस साइड में, तो इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि इधर 3 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इधर 3 बैलेंस कर दिए। यहाँ 4 था तो इधर भी 4 कर दिए। तो हमें किसके साथ खेलना है जब कभी भी बैलेंसिंग करना है। क्या हो गया भाई, 1 मिनट। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना इसमें कि बैलेंसिंग में हमेशा बड़े कंपाउंड के साथ, बड़े कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो भी बोल लो, बड़े कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, या ये भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स बोल लो या एलिमेंट बोल लो, ठीक है ना, या मॉलिक्यूल्स बोल लो या कंपाउंड बोल लो, जो तुम समझ में आए कि बैलेंसिंग में हमेशा बड़े कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम या एलिमेंट हो, उन्हीं के साथ छेड़छाड़ करना है। क्या करना है, छेड़छाड़ करना है। तब जाके बड़े लोगों के साथ क्या करो, छेड़छाड़ करना सीखो, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो जो बड़े हैं यानी कि उन्हीं के रिस्पेक्ट में तुम इधर उधर करो, तो तुम बैलेंसिंग इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आता है, हाउ कैन केमिकल इक्वेशन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव हम लोग किस तरीके से बना पाएंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे अभी हम। तो ऑलरेडी हम सारे चीज को समझ चुके हैं, देख चुके हैं, बस तुम्हारे सामने ला करके उसे एक बार रख देना है कि देखो ये तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का। ठीक है, अच्छा, मोर इन्फॉर्मेटिव से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जो उसके बारे में जानकारी है सीधा ला के उसमें डाल दो केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन के बारे में जो तुम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, उस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन के बारे में तुम्हारे पास जो बुद्धि है सब रख दो। ठीक है ना। तो अभी उसको हम एक एग्जाम्पल से पहले उसके पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट होते हैं। पहला बोल रहा है राइट स्टेट सिंबल फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टेट का सिंबल लिखना है। ये तो हम अभी पीछे जितना रिएक्शन लिखे हैं सब में तुम्हें लिखे हैं, दिखा भी सकते हैं। देख कि कहीं जहाँ सॉलिड था वहाँ सॉलिड लिख रहे थे, जैसे कि जिंक लिखे थे, सॉलिड लिखे थे, H2O लिखे थे, वहाँ लिक्विड लिखे थे। मतलब कि जहाँ अभी हम जितना रिएक्शन देखे वहाँ तो लिखे हैं ये चीज़, यानी कि एक पहला पॉइंट तो हम यूज कर रहे हैं अभी तक। दूसरा क्या होता है, इंडिकेट इवोल्यूशन ऑफ गैस बाय दिस एरो एंड प्रेसिपिटेशन बाय दिस। प्रेसिपिटेशन का तो अभी हम रिएक्शन नहीं देखे हैं, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला रिएक्शन देखे थे, जहाँ H2 और O2 रिलीज हो रहा था, वहाँ तो हम ऐसे यूज किए थे, एरो यूज किए थे हम। तब हम तुमको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मान लो कि हम लकड़ी वगैरह या जलाते हैं तो वहाँ धुआं निकलता है, जो उसी को
वही AH2 ये जो एरो है वही शो कर रहा है। समझ में आ गया ये चीज़। नेक्स्ट आता है कि मेंशन इवोल्यूशन ऑफ हीट बाय प्लस साइन, यानी कि जहाँ हीट इवॉल्व हो रहा है तो वहाँ प्रोडक्ट साइड में हम लोग प्लस का यूज किए थे। ये चीज़ समझना, प्रोडक्ट साइड में हम लोग क्या यूज किए थे, प्लस का साइन यूज किए थे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे यहाँ माइनस के में तुम कंफ्यूज हो गए, वो बता देते हैं कैसे माइनस होगा। तो देखे थे हम, पहला एग्जाम्पल देखे थे जो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है, यानी कि ये वाला केस देख रहे हैं, हीट इवॉल्व होला। तो हम एग्जाम्पल क्या देखे थे, ग्लूकोज था C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो हमें क्या मिला था 6 मोल ऑफ CO2 प्लस 6 मोल ऑफ H2O प्लस ऑफ हीट, ये चीज। यहाँ पे हम हीट को क्या कर दिए, प्लस साइन के साथ नहीं डिनोट किया। हीट हमारा कैसे डिनोट हो रहा है, इस प्लस साइन के साथ ऐड हो रहा है, यानी प्लस हीट। ये चीज समझ में आ गया, प्लस साइन के साथ क्या करते हैं, हीट। ठीक है, प्लस साइन के साथ, ये हीट इधर नहीं है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन बाय प्लस साइन एंड हीट ऑब्जर्व बाय निगेटिव साइन। हीट ऑब्जर्व कैसे होता है, निगेटिव साइन से। कैसे, जो इंडोथर्मिक यानी कि जो हीट ऑब्जर्व करता है यानी वो इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक का हम एग्जांपल क्या देखे थे, जो लाइम स्टोन है CaCO3, यहाँ हीट कर रहे हैं इसे, ये हीट करने पर क्या बन रहा है, लाइम प्लस ऑफ CO2, यही दे रहा था। तो हीट अभी रिएक्टेंट के साइड में है, तो इस इक्वेशन को थोड़े और मॉडिफाई करें तो CaCO3 को हम यदि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CaO प्लस CO2, और प्लस में इधर हीट है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हीट। तो यानी कि सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि जहाँ हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसीलिए यहाँ मेंशन किया है कि प्रोडक्ट साइड में हम लोग निगेटिव के साथ लिखते हैं और यहाँ प्रोडक्ट साइड में प्लस के साथ। ठीक है ना, तो ये मेंशन कर दिया है कि प्रोडक्ट साइड में, अपना रिएक्टेंट में तो प्लस के साथ भी इसको लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे था ये ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख ले कि मेंशन रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर, ये भी मेंशन। जो हम फर्स्ट एग्जांपल देखे थे वहां हम बोले तुम्हें रिएक्शन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर है। जो H2 और ऑक्सीजन हुआ था, जहां से वाटर फॉर्म हो रहा था, चेंज इन स्टेट में जो एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है ना। तो वहां क्या देखे थे हम कि तुम्हें बोल दिए थे कि रिएक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। यूज एरो फॉर रिवर्सिबल, जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। देखो अब यहाँ पे दो टर्म आया है, एक आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा आ रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात आएगी वहाँ ये एरो यूज करेंगे, जहाँ रिएक्शन इरिवर्सिबल हो यहाँ ये एरो यूज करेंगे। तो ये चीज पढ़ने, टाइप्स ऑफ केमिकल से पहले रिवर्सिबल समझ लो क्या होता है। रिएक्शन को यदि हम देखें तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरा इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन उसको बोलते हैं कि यदि हमारा रिएक्टेंट से जब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम दोबारा चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन रिवर्सिबल में ऐसा होता है कि यदि हम एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिए तो प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट फिर बना सकते हैं, तो वैसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, गलती तो नहीं कर दी है, गलती हो गया, ये इरिवर्सिबल है, गलत है, यहाँ गलती मेंशन है, क्योंकि एरो से हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो एरो क्या दिखा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी कि ये किसका एरो है, रिवर्सिबल का है। तो यहाँ समझ लेना ये जो रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल के लिए होता है, और यहाँ रिवर्सिबल के लिए, जो रिवर्स कर जाए उसके लिए तो ये एरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, और जो इरिवर्सिबल होता है उसके लिए ये है। ठीक है, ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि इसका एरो से पता चल रहा है कि वो रिएक्शन एक ही साइड से जाएगा, उसे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना नहीं है, तो ये रिवर्स यानी रिवर्स नहीं करेगा। और ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, तो डबल एरो नहीं हो गया, एक इधर के लिए एक इधर के लिए, तो ये रिवर्सिबल हो गया। और इरिवर्सिबल होता है क्या, जो रिवर्स नहीं करे, यानी कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी नहीं बनेगा, तो ये हो गया रिवर्सिबल।
सॉरी इरिवर्सिबल, और ये हो गया रिवर्सिबल जो रिवर्स कर जाए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, हमें जो जो पढ़ना है अपने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद एक रिडॉक्स रिएक्शन हमें पढ़ना है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया कि दो सिंगल सबस्टांस क्या हो, टू और मोर सबस्टांस कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल सबस्टांस अंडर सुटेबल कंडीशन। कंडीशन उसका सूट होना चाहिए, वैसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन उठा के हम करवा दें, बात है कि नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल कुछ होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल की बात करें तो कंबसन ऑफ कोल, कंबसन ऑफ कोल, जैसे कि इसका रिएक्शन देखो कार्बन होता है जो सॉलिड में होता है। अब देखो, अब हम किसी केमिकल इक्वेशन को डिनोट यानी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम अच्छे से समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव भी लिखना है हमें उसे, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन जो भी लिखेंगे वो फुल टू फुल इंफॉर्मेटिव लिखेंगे कि कोई हमें काट नहीं सकता है रिएक्शन को, तो इसीलिए उसका स्टेट भी मेंशन कर दिए। और O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 गैस फॉर्म करता है, तो ये कंबसन ऑफ कोल का रिएक्शन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो क्या हो रहा है, दो सबस्टांस कंबाइंड कर रहे हैं और एक सिंगल सबस्टांस बना रहे हैं, ठीक है ना। CO2 सिंगल सबस्टांस है। दूसरा एग्जांपल देखो, तो कंबसन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कंबसन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। अच्छा, कंबसन कभी भी ऑक्सीजन के साथ होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंबसन जब कभी भी होगा हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। तो कंबसन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, कंबसन हो रहा है तो ऑक्सीजन होगा ही। तो यहां से क्या फॉर्म होता है, टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो एग्जांपल के थ्रू देखो, 2NO ये गैस है प्लस O2 ये भी गैस है, ये रिएक्ट हो क्या बना, 2NO2 गैस। ये क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तो ऑक्सीजन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया ये। और एक लास्ट एग्जांपल है कि यदि हमारे पास अमोनिया है NH3 गैस में, ये HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सॉलिड में। इसका कलर, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, इसका कलर कैसा होता है, वाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ HCl गैस के फॉर्म में लिया गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अमोनिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा है, वाइट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, दो प्रोडक्ट दो सबस्टांस के मिलने से, तो कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बाइन, यानी कि कॉम्बाइन होके जो बने, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बाइन कुछ हो रहा है, कॉम्बाइन होके जो बने। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, यानी एक सबस्टांस टूट करके दो या दो से ज़्यादा में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, दो से ज़्यादा सबस्टांस बनाए, ठीक। तो इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि पीछे में हम देखे थे कि इसके तीन टाइप होते हैं,
तीन टाइप होते हैं क्या, इसमें हमें तीन चीज़ पढ़ना है। डिकम्पोजिशन में तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है कि थर्मल क्या होता है। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में हो, हीट के प्रेजेंस में हो। जैसे एग्जांपल 2FeSO4, देखो बैलेंस्ड यानी कि अब जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे वो फुल कहीं से काटने वाला केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, यानी कि वो बैलेंस भी होगा, वो इंफॉर्मेटिव भी होगा, दोनों चीज होगा उसमें, ठीक ना। तो FeSO4 और साथ साथ जो होता है ना कि फर्स्ट में देखें कि वर्ड का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके साथ साथ उसका नाम भी होगा, यानी कि सिंबल के साथ साथ उसका नीचे नाम भी लिखा जाता है। जब कभी भी हम एक पेपर में अपने रिएक्शन लिखेंगे तो ये फुल रिएक्शन देखो अभी जो लिखेंगे इसी तरीके से तुम लिखना है, यानी कि ये हीट करेगा, कहीं से इंफॉर्मेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये बना हमारे साथ Fe2O3 सॉलिड यानी कि फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ मिला सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, ये तो इवॉल्व होगा, और इसके साथ मिलेगा SO3 गैस, ये भी इवॉल्व होगा। तो इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ये कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जितना रिएक्शन हम लिखवाएंगे सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका जो स्मेल होता है ना, इसका स्मेल जो होता है स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर के जैसा होता है, ठीक ना। ये था थर्मल। तो इस तरीके से कभी भी हम अपने पेपर में जो रिएक्शन लिखेंगे फुल इंफॉर्मेशन के साथ ऐसे लिखेंगे। ये जो हालांकि कलर नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए है, कहीं पूछते हैं MCQ में ये फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है उसके लिए है। लेकिन कलर नहीं लिखो तो पर भी तुम्हारा ये तुम क्या क्या लिखोगे कि इक्वेशन में पहले तो जो सिंबल के साथ रिएक्शन वो लिखोगे, बैलेंस्ड होना चाहिए, उसके कंडीशन लिख दो किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, स्टेट वगैरह ये सब तो लिखेंगे ही, साथ में उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। तो इसका बड़ा सिंपल हम एग्जांपल है, जब कभी भी हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो किस किस में, हाइड्रोजन में और O2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो इसका एग्जांपल हो गया। बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है और साथ में उसका एक एग्जांपल। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक ना। इसका एक एग्जांपल देख लो, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr, 2 मोल लो, सॉलिड है। इसको यदि सनलाइट में हम रख दें, ये 2AgS और Br2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये गैस है Br2, इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो होता है सिल्वर है और ये तो ब्रोमीन है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गया, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तीनों देख लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड।
यानी कि सिंपल समझो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि एक ए रिएक्ट कर रहा है BC के साथ, तो रिएक्शन होने के बाद ए क्या करेगा, यहाँ बी क्या है, बी मान लो कि ए जो है प्लस है, ए वैसा कुछ है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, उस तरीके का कुछ एलिमेंट है ना, और बी पे इधर क्या आ रहा है प्लस, और सी पे क्या आ रहा है माइनस, यानी ब्रेक कर दिए हम आयंस में। तो ये जो होगा ये AC प्लस BC फॉर्म कर देगा। इसी तरीके का रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपस में ये क्या हो जाए, इंटरचेंज कर ले, यानी कि एक जो अकेला है वो दूसरे वाले में से किसी एक के साथ पेयर बना ले। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि एग्जाम्पल की इसकी बात कर लो तो बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है ZnS प्लस CuSO4 इक्वल्स गिव ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लीड, सॉलिड लीड है, यदि ये कॉपर क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हो, रिएक्ट करे तो PbCl2 एक्वस लीड क्लोराइड डाइक्लोराइड एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से बनता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होते हैं वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लेना। जितने भी रिएक्शन अब तक बोलते आए हैं वो सभी एकदम टिप पर होने चाहिए। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से होता है। पहले इसका डेफिनेशन देख लो, पढ़ लो, तो इस डेफिनेशन का मतलब हम समझा देते हैं कि एक AB कोई एक कंपाउंड है और ये BaCD है, ये CD भी कोई एक कंपाउंड है, दोनों रिएक्टेंट में है। ये रिएक्ट करके क्या करता है ना कि ये ब्रेक करेगा A प्लस B माइनस में अपने अपने आयन में। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है ये कि A जो है ना दूसरे वाले के अनायन से, एक तो कटायन है, दूसरे वाले के अनायन के साथ पेयर कर लेता है, और B जो है दूसरे वाले के, यानी कि ये पहले प्लस वाला लिखेंगे ना, पहले तो ये होगा, ये जो है ये CB बना लेगा। यही काम क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें जो पढ़ना है पहला वो आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, तो ये कर देते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लो, दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन, टर्म को देखते चलना वर्ड को, एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर, अरे यार, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, एक्वस सॉल्यूशन है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं लेंगे। टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्यूबल कंपाउंड विच फर्दर सेपरेट आउट एज अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कहने का मतलब इसका हुआ ना कि दो एक्वस कंपाउंड क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्शन होने के बाद ना कुछ सॉलिड सा हमें मिलता है उसी रिएक्शन में। जैसे कि पूरा एक्वस है, फाइनल प्रोडक्ट भी एक्वस मिलेगा, यानी लिक्विड के फॉर्म में। उसी लिक्विड के फॉर्म में ना हमें कुछ सॉलिड जैसा चीज मिलता है, उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नीचे बॉटम में बैठा हुआ सॉलिड जैसा कुछ मिलता है, उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है एक आयरन क्लोराइड, एक्वस है क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है हमें एक्वस ही चाहिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होगा, एक्वस ही होगा। रिएक्ट करके क्या बनता है, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल 2 होता है ना, हाँ FeOH होल 2S। ठीक है, ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड है ये।
फेरस हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हमारा। प्रेसिपिटेट अभी हम जो इंफॉर्मेटिव वाला हम देखे थे कि डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, यही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। और इसके साथ साथ एक NaCl भी फॉर्म होता है, 2 मोल NaCl फॉर्म होता है, ठीक है, एक्वस में। तो यही क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसका कलर जो होता है ना डर्टी ग्रीन टाइप का होता है, डर्टी ग्रीन। और पीपीटी को प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा इक्वेशन इसका जो होता है कि Na2SO4 एक्वस रिएक्शन है। Na2SO4 यदि रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, एक्वस है ये भी, तो हमें मिलता है BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट, और यही हमारा प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। ये सॉलिड हमने कर दिया, और साथ में 2 मोल NaCl मिलते हैं हमें, साथ में 2 मोल NaCl मिलते हैं, वो भी एक्वस में। तो बेरियम सल्फेट का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ये देखो, ये तुम देखोगे ना सेकंड वाला, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट तो है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो समझ आ गया। तो एक तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम पढ़ लिए, वही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट का। तो प्रेसिपिटेशन समझ लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ लिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो नेक्स्ट जो हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेफिनेशन पढ़ लो कि दोज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। किसका रिएक्शन है, एसिड और बेस का। इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज न्यूट्रल, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है टू लिटमस पेपर या कहीं भी किसी भी इंडिकेटर से चेक करें तो न्यूट्रल ही होता है, आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल इस रिएक्शन का बोलबाला क्या है कि हमारा जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक न्यूट्रल सबस्टांस फॉर्म करता है, न्यूट्रल सबस्टांस फॉर्म करता है। तो पहला बड़ा फेमस है एग्जांपल इसका कि बेस एसिड कोई ले लो, तो एसिड जैसे मान के चलो ले लिए HCl, पहला एग्जांपल HCl ले लिए, कैसा है भाई, एक्वस। बेस भी ले लो, तो बेस हम वीक स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस भी लेंगे, तो NaOH, ये भी एक्वस, ठीक है, बेस भी ले लिए। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, NaCl। ये क्या है, सॉल्ट, ये भी एक्वस होता है, और साथ में वाटर। समझ में आ गई बात। तो इस सॉल्ट तो बट यहाँ से जो नया सबस्टांस हम लिखे थे, यहाँ पे हमें इस बात को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो इस चीज़ को तुम अच्छे से कोट कर लो। जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देता है वो। सॉल्ट और वाटर पक्का से ही देगा। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल, ये तो समझ गया ना क्या है, HCl, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी सॉल्ट और एसिड देगा। बेस एसिड लेते हैं HCl, HCl एक्वस होता है ना, ठीक है। और बेस में ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है। इसको तुम रिएक्ट करवाओगे तो CuCl2 तुम्हें मिलेगा, और ये भी एक्वस होता है और साथ में वाटर मिलेगा। और CuCl2 क्या होता है तुम्हारा, सॉल्ट होता है, वाटर मिला। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी करवाओगे तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिलना ही है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा नामी फेमस रिएक्शन है, लेकिन है नहीं इसमें कुछ। थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में तुम लोग पढ़ लेना अपने से, क्योंकि वो सारे या रिमेंबर करने वाले चीज़ होते हैं। सिर्फ लिटमस के बारे में ही समझना है। यहाँ लिटमस का यूज़ किया इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि लिटमस जो होता है
एक तरीके का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो जब कोई सब्सटेंस न्यूट्रल होगा उसको लिटमस के साथ उसका चेक करेंगे। चेक क्या करते हैं, जैसे कि लिटमस एक पेपर होता है, इस पेपर पे हम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप हम लिटमस पे एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे तो इसमें कलर चेंज होता है। तो लिटमस के ऊपर जब हम न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे ना तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन एसिड में और बेस में कलर चेंज हमें दिखता है, ठीक है ना। तो कलर दिखता है, तो कैसे पता करेंगे कि बेस में कैसा कलर दिखता है, एसिड में कैसा कलर दिखता है। तो एसिड में कलर चेंज होकर लिटमस तो ऐसे सिंपल जनरली ब्लू या पर्पल टाइप का होता है, ठीक ना, ब्लू टाइप में होता है, ब्लू होता है, पर्पल नहीं होता, ब्लू होता है, ठीक ना, ब्लू कलर होता है। तो ये ब्लू से क्या होता है ना कि रेड में हो जाता है। लिटमस का जनरल जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो जब उस पर हम एसिड डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, कन्वर्ट होके रेड कलर हो जाता है। और बेस में क्या होता है कि ब्लू है तो ऑलरेडी ब्लू ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको थोड़े से और अच्छे ढंग से लिखें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं, यदि हम एसिड के लिए ब्लू लिटमस लिए हैं तो ब्लू लिटमस पे यदि हम एसिड डालेंगे तो रेड में हो जाता है। और यहाँ पे क्या कर दिए हैं, रेड लिटमस यूज कर लेंगे यही वाला, और इस पे यदि हम बेस डालेंगे ये ब्लू में हो जाता है कन्वर्ट। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, बी से बेस होता है और बी से ब्लू, यानी कि ब्लू लिटमस कब होता है, जब बेस हो, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में ये हो गया। और भी एनसीईआरटी में कुछ इंडिकेटर दिए हैं, उतने एक्सप्लेन नहीं किया है, एक छोटे से बॉक्स में दे रखा है क्वेश्चन टाइप में, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ये सारे हैं, पढ़ लेना, रिमेंबर, बस वो एक्सप्लेन टाइप में नहीं है, ठीक ना। और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी हाँ एक बार जरूर देख लेना, एमसीक्यू में आते हैं वो चीज़। तो ये काम तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने से क्या करोगे, डू इट योरसेल्फ में क्या करना है तुम्हें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेना है, तुम्हें इंडिकेटर्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पर। देख लो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उस वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना। ये सिंपली बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप्स के होते नहीं है, ये उसका टाइप्स नहीं है, उसका पार्ट है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, तो जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, वैसे को क्या बोलते हैं, देखो जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो वहाँ रिडक्शन हो गया। यानी तुम ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से ही याद करो कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ऑटोमेटिक समझ लो एक का एडिशन होता है तो दूसरे का यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। और रिडक्शन को वैसे समझो जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन ऑटोमेटिक हो रहा होगा। तुम ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव में याद करो, इजी हो जाएगा, ठीक ना। ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ काम। तो इसको थोड़े से हम समझते हैं डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल देखो कि यदि हम जिंक ऑक्साइड लिए हैं और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करे, हीट दिए, हीट देना पड़ेगा इसको, या हीट किए जिंक का ऑक्साइड और कार्बन को जब हीट करेंगे तो ये Zn+CO देगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसके यहाँ पे जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जिंक के पास से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी में एक नया टर्म आता है, दो टर्म आता है हमारे पास, इसी में एक दो टर्म आता है, वो टर्म है, यार दिख ही नहीं रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ओए होए होए होए, मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गया, चलो लिख देते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल इसका देख रहे थे, तो क्या लिए थे एग्जाम्पल हम, कि ZnO कार्बन यदि हीट कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा था Zn प्लस CO, तो ये हमें क्या मिल रहा था, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन हुआ, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ दो नए नए टर्म यूज होते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, स्पेलिंग बार बार गलत हो रहा है यार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो रिडक्शन करवाता है, यानी जो रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब आ जाओ ऊपर वाले रिएक्शन में, किसका ऑक्सीडेशन, तो एक सीधा सा बात ये भी होता है ना कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन Zn से हट के किसके पास गया, कार्बन के पास, यानी कि कार्बन क्या कर लिया है, उसका ऑक्सीजन छीन लिया है। कार्बन क्या किया, उसका ऑक्सीजन छीन लिया है। तो कार्बन उसका ऑक्सीजन छीन लिया, यानी कि ऑक्सीजन ले लिया है, तो कार्बन क्या किया, उसको रिड्यूस करवा दिया, तो कार्बन इसलिए हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने करवाया, कार्बन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसके कारण से ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक के ऑक्साइड के कारण से, क्योंकि जिंक ऑक्साइड क्या किया, अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि साफ मतलब कि जनरल टर्म में समझे तो तुम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको थोड़े अच्छे से लिख देते हैं, तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट दो दो बार आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका, ठीक है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां तक बात क्लियर है, डायरेक्ट समझ लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल है, उसको समझ लो। सेकंड में
कि 2 मोल हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड है। यदि इसको हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है 3 मोल सल्फर का और 2 मोल पानी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ गया है। तो हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूवल यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो H2S है, सल्फर है, तो सल्फर और इस साइड में देखो सल्फर यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हो कि रिएक्टेंट में इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। कोई बात नहीं, सब क्लियर। यहाँ देखो इस सल्फर के साथ, अच्छा एक बड़ा दिक्कत हो गया यार। दिक्कत ये हो गया कि दोनों, दिक्कत नहीं है कोई, ये तुम्हारे लिए नया चीज हो जाएगा। क्या नया होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ही में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट लग गए, ठीक ना। दो अलग अलग क्या लग गया कॉन्सेप्ट, एक तो लग गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हो गया। अरे सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन होता है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये तो रिडक्शन हो जाता है। समझ में आ गया एग्जांपल। तो यहां पे तुम डायरेक्ट हमें बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। अभी हम पीछे देखे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, SO2 का। तो यहाँ पे SO2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का। तो क्लियर हो गया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काम का चीज है। तो जितने भी तुम्हें ट्रिक बताए हैं वो पक्का से ध्यान में रखना है उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमेशा रिएक्टेंट में ही होते हैं। वो हमेशा कहाँ से चूज करते हैं, रिएक्टेंट से ही, प्रोडक्ट से नहीं मतलब होता है हमें, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक था हमारा कि ऑक्सीडेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो पहला तो एक बड़ा मतलब कि अच्छा गंभीर आरोप, मतलब कि जो हमें परेशान करके रख देता है, ऑक्सीडेशन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है कोरोजन, जिससे बहुत सारा लॉस भी हो जाता है ना। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड ग्रेजुअली by the action of air, moisture and acids on their surface, ठीक है ना। Basically it is caused by oxidation of metal by oxygen present of air। सिंपली क्या होता है, कोरोजन कुछ नहीं है, मेटल का ऑक्सीडेशन है। कोरोजन क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसी कोरोजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन क्या है, मेटल है। तो ये मेटल जो है ऑक्सीडेशन होता है इस मेटल के, यानी कि मेटल जो है ऑक्सीडेशन होता है एयर के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। लेकिन
ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि एयर वैसा हो जिसमें ऑक्सीजन हो ही नहीं, तब उस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस एयर में ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए, तब जा करके ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, तब जा करके ऑक्सीडेशन होगा। तब ऑक्सीडेशन होगा तब मेटल क्या करेगा, धीरे धीरे डिकेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है इसका एग्जाम्पल, बड़ा ही फेवरेट मतलब कि फेमस एग्जाम्पल है। इसको एकदम रट जाना, डायरेक्ट पूछ भी सकता है कोरोजन क्या है और एक एग्जाम्पल बताओ, तो तुम्हें ये पूरा छापना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस और जो एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये होता है Fe, आयरन ले लिए सॉलिड। ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ मॉइस्चर भी लेना पड़ेगा क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी होते हैं। ठीक है जी, ये सिंपली क्या है, ये मॉइस्चर है। ये तुम्हारा एयर हो गया जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा केवल, बाकी हमें एयर के बाकी नाइट्रोजन वगैरह से दूसरे कंपोजिशन से नहीं मतलब है। और ये हमारा आयरन है, तो ये क्या बनाता है 2Fe2O3 सॉलिड। यही क्या है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है ना। रिएक्ट करने के बाद यही फॉर्म होता है, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, यही फॉर्म होता है। इसी को रस्टिंग बोलते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल है इसका एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखना कि कॉपर सॉलिड है। कॉपर भी क्या है, मेटल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों के प्रेजेंस में, दोनों ही प्रेजेंस में। यहाँ पे एयर क्या है, दोनों से रिएक्ट करता है। और ये तो हमारा मेटल हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, कॉपर मेटल हो गया। तो ये रिएक्ट, और साथ में तो वाटर भी तो होना चाहिए मॉइस्चराइजेशन के लिए, तो ये मॉइस्चर हो गया। ये रिएक्ट करके हमें देता है CuCO3 डॉट CuOH2। इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। बेसिक ये कॉपर कार्बोनेट है, तो ये तो कॉपर कार्बोनेट हो गया। इसके लगने से ये हो जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो देखे होगे बहुत कॉपर जो होता है ना, यदि कॉपर रस्ट होने लगता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, जो कॉपर रस्ट होने लगता है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये कोरोजन है, काउज डैमेज टू द कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन्स। जनरली जो आयरन से बने होते हैं कोरोजन उनको ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है ना, उसके लेयर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो सेकंड आता है प्रिवेंशन। क्या है भाई उसका, यदि इससे इतने सारे डैमेज है, ये इतने सारे डैमेजेस हो रहे हैं और भी बहुत सारे डैमेजेस है जितने भी आयरन से या मेटल से बने होते हैं, तो उन्हें प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। तो उनको प्रिवेंट करने का हमारे पास ये 2 तरीके हैं। तो पहला क्या है, बाई कोटिंग द सरफेस विथ अ लेयर ऑफ, कोटिंग करने का है लेयर ऑफ अनदर मेटल जो कोरोड नहीं करता हो, जैसे कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक। जैसे कि ये हमारा आयरन है, इस आयरन का हम क्या करेंगे ना, सरफेस पे जो एयर के कांटेक्ट में है उसको हम जिंक के साथ कोट कर देंगे। दूसरा क्या है, बाई कोटिंग सरफेस विथ ग्रीस या पेंट और ऑयल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेलिंग वगैरह होता है हमारे घर का उसको पेंट कर देते हैं, या जो घर में हमें हमारे रोड वगैरह होता है उसको पेंट करके, जितने भी मेटल के चीज़ होते हैं, चाहे वो हमारी कार वगैरह की बॉडीज वगैरह होती है मेटल का, चाहे जो आयरन वगैरह होता है, उस सबको पेंट करके या ग्रीसिंग करके इसीलिए रखा जाता है। देखो ना, बहुत सारे यदि जो विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे तो वो देखे होंगे कि जो इरिगेशन के लिए पंप यूज़ होता है खेत वगैरह में, जिसको बोरिंग बोलते हैं, वो सारे
या तो ग्रीसिंग किए हुए रहते हैं या पेंट किए हुए रहते हैं, और ऑयलिंग भी किया हुआ रहता है बहुत सारा चीज़, ताकि हम क्या कर सकें, उसे कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। और इसी तरीके का एक ऑक्सीडेशन का ही लास्ट इम्पैक्ट जो हमारे पास आता है वो रैंसिडिटी होता है। रैंसिडिटी जनरली जो फूड खराब हो जाता है उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो कैसे खराब होता है ऑक्सीडेशन के कारण? तो द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स या फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन कंपाउंड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। जब फूड खराब हो जाता है तो कैसा स्मेल आता है? अनप्लीजेंट स्मेल आता है, उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो अनप्लीजेंट स्मेल क्यों आता है? क्योंकि जो उस फूड मटेरियल में फैट्स और ऑयल्स होते हैं, वो फैट्स और ऑयल्स जो है ना ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। वो ऑक्सीडाइज करने के बाद कुछ नए तरीके के कंपाउंड बन जाते हैं जो कि अनप्लीजेंट स्मेल शो करता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के साथ जो फूड में ऑयल और फैट्स हैं वो रिएक्ट कर गए, और जब कभी भी रिएक्शन होता है कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे रैंसिडिटी केस में। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है कि कुछ दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो गया जो कि अनप्लीजेंट स्मेल, लाइक देखना उसका स्मेल चेंज हो जाता है फूड जब खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो रैंसिडिटी से बचने का क्या तरीका होता है कि वैक्यूम पैकेजिंग देखे होगे कि जितने भी हमारे कुरकुरे वगैरह के पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन फिल किया हुआ रहता है। ठीक है। पैकेट वगैरह क्या होता है? फूला हुआ होता है, फ्लफी होता है। तो फूला हुआ ऐसे ही नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन क्या किया गया रहता है, डाला गया रहता है, ताकि वो कांटेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जो कुरकुरे में हमारे या चिप्स में जो फैट्स है या ऑयल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ दूसरा कंपाउंड बना देगा, और वो कंपाउंड हमारे बॉडी के लिए क्या होगा? हेल्थी नहीं होगा। ठीक है। हार्मफुल हो जाएगा वो। तो नाइट्रोजन इसलिए लगाया था कि वो खराब नहीं हो। रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, फूड मटेरियल रखते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल्स अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में भी फूड खराब होते हैं। ठीक है। ऑयलिंग वगैरह करते हैं, अचार वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे जैम वगैरह है, मीठा जैसे कि चीज़ में भी रखते हैं, जैसे कि हमारे मिठाई वगैरह जो होता है, तो जो वो शुगर का जो ये होता है जिसमें हम लोग मीठा वगैरह रखते हैं, वो भी एक तरीके का प्रिवेंशन का काम करता है। तो ये सारे क्या करते हैं? रैंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, यानी कि उसका टाइम एक्सपेंड कर जाता है एक्सपायर करने का। ये सारे प्रोसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने रैंसिडिटी को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं, रैंसिडिटी से बचा सकते हैं अपने फूड को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 10th का जो है चैप्टर फर्स्ट का हैप्पी एंडिंग होता है। इसी तरीके से हम लोग समरी वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और भी नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे वैसे ही नहीं आएगा यदि तुम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। यदि अच्छे खासे व्यूज आएंगे तब आएंगे, वरना ऐसे लाने का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। और तुम्हें जहाँ लगे कि हाँ इस तरीके का एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है, पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक तुम्हें डाउट है, तुम उसमें तुम कमेंट करो, हम क्या करेंगे उसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।